मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ कि नहीं। शो हो रही है यस स्क्रीन। मैम, हो रही। चलें जी, आज हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 14 है वो स्टार्ट करना है। वेक्टर्स। सबसे पहले है हमारे पास, यहाँ पे देखें, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को साइज भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन भी बोलते हैं, लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इज नोन एज डैश क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं? क्या चीज बोलते हैं, बता सकते हैं आप लोग? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या कहते हैं उसको? उसको स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। यानी 32, 47। लेकिन अगर इसके साथ आ जाए ऐसे, अब ये बता रहा है 32, आई आई से मुराद यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ठीक है। आई जे के आपको वेक्टर्स में पता है ना ये चीजें। आई जे के, ये एक्स एक्सिस में एक्स पे 1, और बाकी ये 0 0 वाई और जी जो होते हैं। और यहाँ पे x0 y 1, और ये जो होता है जी वो भी 0, और यहाँ पे जेड एक्सिस में एक्स और वाई दोनों 0, और जेड एक्सिस पे 1। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर है, यानी वेक्टर नहीं है? वेट, फोर्स, वेलोसिटी या मास। तो इसमें जो इसका ऑप्शन डी है, जो मास होता है ना, उसमें सिर्फ हम बता सकते हैं कि इतना इतना है जी, 32 kg है, 47 kg है, इतना जो है ना मास है। उसमें डायरेक्शन नहीं होती गिवन। जबकि वेलोसिटी, फोर्स, वेट, इन सब के अंदर डायरेक्शन के। वेट में बताया जाता है कि किस डायरेक्शन पे वेट है, फोर्स में भी, वेलोसिटी में भी। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज डैश क्वांटिटी। जिसमें जो है मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, दोनों मौजूद हो, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एनी टू वेक्टर्स। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यू वेक्टर है, इसमें दो कंपोनेंट हैं, x1 y1, और v वेक्टर में x2 y2। अब दोनों को अगर हमने ऐड करना हो, तो याद रखना है आपने, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड करते हैं, y कंपोनेंट को y के अंदर ऐड करते हैं। इसका एडिशन का ये असूल होता है। यानी x1 प्लस x2, और y1 प्लस y2। ये इस तरीके से आपने वेक्टर्स को ऐड करना होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास आएगा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ मल्टीप्लाई करना हो तो x को x वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और y कंपोनेंट को y वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये एडिशन के लिहाज से बताया मैंने। और अगर आपने मल्टीप्लाई का करना हो तो x कंपोनेंट को x वाले के साथ, और y वाले को y वाले के साथ ऐड मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें ऑप्शन बी भी ट्रू है और ऑप्शन सी भी ट्रू है, तो इसका ऑप्शन, इसका मतलब है डी हम कहेंगे। सॉरी, इसमें एडिशन अगर करें तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर आई वाले को आई वाले के साथ, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला बी वाला भी, अगर, सॉरी, यहाँ पे एडिशन गिवन है ना, सिर्फ हमने एडिशन के लिहाज से बताना है। ठीक है। तो उसमें ये देखो, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला फिर हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि उसने अंदर ऐड का सिंबल डाला हुआ है। ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, एडिशन के लिहाज से ही बताएंगे। तो एडिशन के लिहाज से देखें, x1 प्लस x2, और यानी फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में ऐड करना होता है, ये सेकंड वाला जो y वाला कंपोनेंट है उसको y वाले में ऐड करना है। इस तरीके से कर लो, या फिर यहाँ से इस तरफ को कर लो आप। x1 इधर उसने पहले लिखा है और इधर उसने बाद में लिखा है, दोनों तरह से सेम है, यानी कि x2 प्लस x1, और y2 प्लस y1। ये दोनों तरह से आपका ठीक होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर v। नॉन जीरो का मतलब होता है कि वो जीरो ना हो, जीरो से ग्रेटर हो। ठीक है। उसका जो नॉर्म है या मैग्नीट्यूड है, उसका नॉन जीरो वेक्टर का,
अब वो क्या होगा, अब देखो कोई भी वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी वेक्टर हो सकता है। जब हम उसके ऊपर एब्सलूट वैल्यू लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है। और पॉजिटिव जो होती है इसका मतलब है वो जीरो से ग्रेटर होगी। पॉजिटिव वो हमेशा ग्रेटर देन होगी जीरो से। ठीक है, क्योंकि इधर तो उन्होंने खुद ही बोला है ना नॉन जीरो वेक्टर्स ले। अब यहाँ पे देखो ये जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव 1, यहाँ पे -1 -2 पॉजिटिव 2। अब जीरो के अलावा अगर मैं कोई वेक्टर लूं, मैं ले लेती हूँ वेक्टर आपका -1 ले लेती हूँ। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं -1 का, तो ये +1 आएगा और ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब यहां से कोई भी वैल्यू आप उठाओ, चाहे नेगेटिव उठाओ चाहे पॉजिटिव उठाओ, वो ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, यहां पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है ये वाली बात? मुझे यस आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही बच्चे। बता तो दिया करें, रिस्पॉन्स दे दिया करें साथ। अच्छा नेक्स्ट देखें। इफ द टर्मिनल जी पॉइंट मैम। बी ऑफ अ वेक्टर ए बी। अब कोई वेक्टर है ए बी, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो कंसाइड कहा जाए विद इट्स इनिशियल पॉइंट। अब देखो कोई एंगल हम बनाएं ए बी, ये समझ ला, ये यहाँ पे आपका ओरिजिन है ओ, ये ए है ये बी है। अब यहाँ पे इनके दरम्यान में एंगल थीटा होता है ना, ये आपको पता है। अब वो कहते हैं कि अगर ये दोनों बिल्कुल सेम, ये उसका जो है टर्मिनल और जो दूसरा पॉइंट है वो सेम बन जाए, ठीक है, तो उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फिर आपका क्या बनेगा, एंगल, यानी इससे मुराद ये आप कह सकते हैं। तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा इसका, छठे का? जीरो नहीं बनेगा, थीटा जीरो जब हो जाता है तो वो ये वाली साइड बिल्कुल मतलब साथ मिल जाती है ना, ये वाली इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी, यूं बन जाएगी, तो इनके दरमियान थीटा जीरो हो जाएगा। तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये बात समझ आई है यहाँ पर? जब दोनों आपकी लाइनें एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएं इनिशियल पॉइंट पर जो है टर्मिनल पॉइंट, तो फिर आपके पास जो डिस्टेंस उनके दरम्यान बनता है वो जीरो बनता है। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास u वेक्टर है और कोई स्केलर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी कि u इज इक्वल टू स्केलर टाइम जो है उसका मल्टीपल आ रहा है, तो हम उस u और v को क्या कहेंगे कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड एट एन अक्यूट एंगल है, या नल वेक्टर है। ये हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर के अंदर दूसरा वेक्टर जो है वो किसी स्केलर टाइम मल्टीपल में आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सॉरी पैरेलल है वो। तो हमारे पास सातवें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। ये स्केलर है, यानी कि यू वेक्टर है ना, अगर 3v वेक्टर, तो हम कहेंगे यू और v आपस में क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट देखें, टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब दे हैव द मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड डैश डायरेक्शन। जब भी हमारे पास कोई वेक्टर्स आ जाएं, यू वेक्टर है एक और एक -u वेक्टर है। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, यहाँ पे माइनस का मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। लेकिन अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारी डायरेक्शन को शो करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 अगर मैं लूं, यहाँ पे 0 है, ये -3 और यहाँ पे 3 है, और अगर मैं आपसे बोलूँ 3, तो आपने कहना है कि ये राइट साइड का 3 है। अगर मैं आपको बोलूँ -3, तो आपने कहना है कि ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ये हमें डायरेक्शन को शो करवाता है। यानी कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव, दो वेक्टर्स कब हम कहेंगे कि नेगेटिव हैं, इफ ईच अदर, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डैश डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन है जब वो अपोजिट होगी तब हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। नेक्स्ट देखें, ये हमें यू वेक्टर दिया गया है इन आर स्केयर। आर स्केयर से मुराद क्या है, 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, देन नॉर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ यू। अब नॉर्म और मैग्नीट्यूड को लिखने का क्या तरीका होता है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो या नॉर्म हो या लेंथ हो या साइज हो, कुछ भी आप कह सकते हैं।
ठीक है। इसको लिखने के अंडर रूट के अंदर आपने क्या करना होता है, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं आई जे के उनका स्केयर लेना होता है और स्केयर और सम लेना होता है। ठीक है। तो दो कंपोनेंट है, तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ये आपके पास नॉर्म आएगी। क्लियर है, अंडर रूट के अंदर दरम्यान में प्लस। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट सी होगा 10 का। आगे है, अब ये नॉर्म उसने दे दी है, वो कहते हैं कि नॉर्म में ये अगर इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो हो, ये वाली अगर ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें, अब ये चीज आप यहां पे देखें, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर लें। ये कट गया, इधर से आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर। ठीक है, ये चीज। अब एक्स और प्लस माइनस वाई अयोटा, ठीक ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है। लेकिन अब यहाँ पे ये इन उन्होंने बोला है कि ये वाली जो चीज है ना, आप दोबारा मैं आपको इधर से बताती हूँ। यहाँ पे देखें कि आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो होगा, तो कौन सी कंडीशन इसको मतलब ट्रू होनी चाहिए, ये हमने देखना है। अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो नंबर लें हम, यहाँ पे नंबर लाइन पे देखें, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ माइनस वन है, यहाँ पे माइनस टू है। अब दोनों एक्स और वाई अगर मैं जीरो से बड़े ले लूँ नंबर, जीरो से बड़े मैं ले लूँ, वन ले लूँ, टू ले लूँ, तो उसका आंसर हमारा जीरो के इक्वल तो नहीं ना आता। फॉर एग्जाम्पल मैं वन ले लूँ तो वन का स्केयर प्लस वाई भी अगर मैं वन ले लूँ तो वन का स्केयर, तो अंडर रूट टू आंसर आएगा। ठीक है। तो ये जीरो नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं लेस देन जीरो से लूँ, नेगेटिव नंबर ले लूँ, अगर मैं माइनस के ले लूँ या माइनस टू वाई का ले लूँ, ये भी मेरे पास अंडर रूट जो है वन का स्केयर रूट फाइव आएगा। ठीक है। तो ये वाला भी मेरा जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही। अब मैं ये वाला देखती हूँ कि अगर मैं ग्रेटर देन जीरो लूँ, एक्स मैं ले लूँ वन ले लूँ चलो, और वाई लेस लेस देन जीरो ले लूँ, माइनस वन वाई ले लेती हूँ फिर मैं। अब इनको अगर मैं करूँ वन का स्केयर माइनस वन का स्केयर, वो भी वन ही आ जाएगा, तो अंडर रूट टू, ये भी इक्वल टू जीरो नहीं आया। ये तीनों कंडीशन जो हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही। अब ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब हम एक्स और वाई दोनों को जीरो लेंगे, तभी हमारा आंसर जीरो आएगा। ठीक है। तो ये इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है हमारा 11 का, वो करेक्ट होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी मैम। नो मैम। ठीक। नेक्स्ट देखें फिर, आगे है, इन स्पेस a rectangular coordinate system is constructed by using three mutually perpendicular axes which have as their common point। अब वो कहते हैं कि तीन हमने क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेने हैं। ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये वाले इन दोनों के दरमियान में जो है 90 का एंगल है, और ये एक ले लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है। ये भी इन दोनों के ऊपर 90 के एंगल बनाते हैं। ये सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है तीनों आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। अब देखें, अब ये पॉइंट है हमारा कॉमन पॉइंट है, जहां पे तीनों जो है वो मिल रहे हैं। और इस पॉइंट पे हमारा एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, और जी भी जीरो होता है, ये जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। जो इनका कॉमन पॉइंट होता है उसमें एक्स वाई जी जो होते हैं वो तीनों क्या होते हैं आपके, जीरो। ओरिजिन। हाँ जी, ओरिजिन जो होता है वो तीनों पॉइंट उस पे जीरो होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इफ द डायरेक्शन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी इन स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर ए बी एंड सी, देन द पॉइंट पी इज रिटन यूनिकली एज। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, हमारे पास यू पॉइंट है। अब वो कहता है कि ए एक्सिस के ऊपर जो है वो ए है, वाई एक्सिस के ऊपर बी है, और जी एक्सिस के ऊपर क्या है, सी है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा आपके पास करेक्ट। क्लियर है 13 का?
ये इसमें खुद रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, जिसका जिक्र पहले है उसका पहला पॉइंट होगा, जिसका जिक्र बाद में उसका सेकंड, जिसका लास्ट पे उसका लास्ट वाला पॉइंट होगा। ये बात की समझ आ गई है ना ये वाली? जी मैम। आगे है इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, अगर हम उसका डिस्टेंस लें पॉइंट पी का इन स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, एक्सिस रिस्पेक्टिवली और एक्स वाई जी, देन द पॉइंट ओ पी। अब ओ से पी तक का जो है हमारे पास, ये समझ लो पी है यहाँ पर तक का, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम डिस्टेंस लें इधर और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस का एक्स, वाई एक्सिस का वाई और जी एक्सिस का जी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो 14 का हमारे पास ऑप्शन डी आएगा जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है। अब है फॉर एनी टू वेक्टर यू एंड वी, यस मैम। ये दो वेक्टर दिए गए हैं, इनको ऐड कैसे करना है? अभी मैंने आपको बताया था एक्स वाले कंपोनेंट एक्स वाले में ऐड करना है, वाई वाले को वाई में ऐड करना है, और जी वाले को जी में ऐड करना है। तो इसका ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट बनेगा 15 का। फिर सी वाला भी, और उसके अलावा इस तरह ए वाला में भी आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 + x1 और y2 + y1 और z2 + z1। अब इसमें देखो आपका ए भी आ रहा है, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट बनेगा। क्लियर है ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें फॉर एनी टू वेक्टर्स u एंड v, अब इनका माइनस अगर करना हो तो माइनस में भी आपने ऐसे ही करना है x2। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले, अब यहाँ पे थोड़ा ना आपका आएगा मसला। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो गिवन है u वेक्टर पहले है, तो u में से v को माइनस करना है, v में से u को माइनस नहीं करना। अब u वाले वेक्टर हैं x1, इसका मतलब है x1 में से x2 को माइनस करना है, x2 में से x1 को माइनस नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती है। अब ऐड में तो कोई मसला नहीं आता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फिर मसला बन जाता है, उसकी डायरेक्शन वो अपोजिट बन जाती है। ठीक है। इसी तरीके से y1 - y2 और z1 - z2। तो जो इसको ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा 16 वाले का, वो कौन सा फिर बनेगा? वो सी बनेगा। इस बात की समझ आई है? क्योंकि यहाँ पे ना ये वाली चीज गिवन थी कि u में से v को माइनस करें। अगर आता ना v में से माइनस करें u को, तो फिर आपने v वाले में पहले लिखने थे, उसके वेक्टर्स के पहले x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1। फिर हम कह सकते थे ये वाला ट्रू है। ये वाला बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखनी है ये चीज, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला भी दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यू में से माइनस करें, तो यू वाले वेक्टर को में से माइनस करना है हमने। नेक्स्ट देखें, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूं। अब है हमारे पास 17। अब इसके साथ कोई भी किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी हर कंपोनेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। इसमें ये है कि आपके पास यू ये वेक्टर है, और अगर आपने अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा एक्स वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वाई वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जी वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नल और जीरो वेक्टर इन स्पेस। अब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर वो होते हैं जो हमारे पास जहाँ एक्स वाई जी तीनों के ही कंपोनेंट हमारे जीरो होंगे तो हम उसको नल वेक्टर बोलेंगे। ये ऊपर जो है ना, नहीं ड्रा करें। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा? सी। 18 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट देखें फॉर एनी टू वेक्टर यू एंड वी। अब वो कहते हैं कि यू और वी दो वेक्टर्स हैं, यू और वी इक्वल होंगे अगर, कब इक्वल दो वेक्टर्स होंगे? अगर आपका एक्स कंपोनेंट एक्स वाले के इक्वल होगा, y कंपोनेंट y वाले के इक्वल होगा, और z कंपोनेंट आपका z वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पे x1 x2 की इक्वल, y1 y2 की इक्वल, z2 z1 की इक्वल, ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्योंकि x1 अगर बराबर होगा y2 के, तो हम ये नहीं कहते। हम दो वेक्टर्स कब कहते हैं कि वो इक्वल है? अगर उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वाले के इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो, देन हम कह सकते हैं कि वो आपस में क्या है, कंपोनेंट इक्वल है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं
थ्री एक्सिस के अंदर दिया हुआ है ये, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो u का मैग्नीट्यूड हमने अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ऊपर ये मेरे ख्याल में स्क्वायर डला हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम इसकी बात करें यू नॉर्म की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और अगर स्क्वायर लें इधर तो इसका आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास जो करेक्ट ऑप्शन इसका 20 का बनता है, वो कौन सा बनता है हमारे पास इसका, यहाँ पे नॉर्म के अंदर सी, इधर कुछ यूं बना हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, इफ आपके पास मॉड है यू, यानी कि मैग्नीट्यूड है। अब ये वाला सेम वैसे ही है। ये कब जीरो होगा? जब आपके पास एक्स वाई जी तीनों जीरो होंगे, तब हम कहेंगे कि ये इसका आंसर इक्वल टू जीरो होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था। अब उससे नीचे वाला देखें। अगर हमारे पास ये यू वेक्टर है, इसका हमने मॉड निकालना है, तो ये देखें वन का ये वन है, वन का स्केयर वन, माइनस टू का स्केयर फोर, और थ्री का स्केयर नाइन, तो अंडर रूट 14। इसका ऑप्शन आएगा अंडर रूट 14। अब मॉड के अंदर ये जो है यहाँ पर, ये जरा देखें, ये ऊपर वाला जो था इसका ऑप्शन, उसने ऊपर स्केयर लिखा था या फिर वैसे था अंडर रूट था? जरा अपनी बुक खोले ना। थ्री वेक्टर्स के अंदर जो उसने मैग्नीट्यूड बताया था, वो उसका क्या फॉर्मूला था? हिफ्सा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, मैं देख रही हूँ, एक मिनट। उसको देखो ना, इन्होंने मेरे ख्याल में गलती की हुई है इधर। मैम मॉडल पेपर से है। हाँ, मॉडल पेपर पे तो लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक से जरा देखें, मेरे पास बुक नहीं है ना इधर। मैम बुक के ऊपर तो एमसीक्यूज नहीं है। नहीं नहीं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्पेस है ना आपके पास थ्री के अंदर, उसका ऑप्शन देखो। नॉन के ऊपर जो होता है ना बेटे, वो अंडर रूट आता है, लेकिन इन्होंने ना इधर मॉडल पेपर के अंदर गलती की हुई है। चले हम अपने जो है मतलब ठीक इसका नॉर्म निकालने का फार्मूला उसी के मुताबिक हम करेंगे। ये मॉडल पेपर में ही गलती है यहाँ पे। मैम स्केल जी, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है या नॉर्म होता है उसके स्केल कंपस नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। वन का स्केयर प्लस माइनस टू, ये तो ये वहां पे मैंने करवाया ना, ये देखे ना आपका ये जो ऑप्शन भी था ना, उसमें भी इन्होंने गलती की हुई थी। यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब उन्होंने लिखा था ये वाला, आपके पास अगर ये यू वेक्टर है, तो उसका जब नॉर्म निकालना हो तो वो उसका फार्मूला किसके इक्वल होगा? ये वाली उन्होंने गलती की थी उस टाइम। ये उन्होंने गलत लिखा हुआ था यहाँ पर। क्योंकि नॉन की तो ये देखे ना, ये उन्होंने फार्मूला बकायदा ये होता है, इसके अकॉर्डिंग तो आपका अंडर रूट 14 आना चाहिए। चलें देखते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग। आगे है जी, इन आ प्लेन वेक्टर आई कैन बी रिटर्न एज। आप देखो, आई जो होता है वो एक्स एक्सिस को शो करवाता है, तो इसका मतलब है वाई हमारा वहां पे जीरो होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस में वन और वाई जीरो, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा करेक्ट, 23rd का। क्लियर है यहाँ पास? इसी तरीके से अगर आपके पास जे वाला हो टू डायमेंशन के अंदर, तो जे वाई एक्सिस को शो करता है, तो एक्स एक्सिस वाला जीरो होगा। तो ये इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर के जो है वो जेड एक्सिस के लिए है, तो जेड एक्सिस में जो होता है जी वन होता है, बाकी एक्स वाई दोनों जीरो होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा हमारे पास।
तो 23rd का ए है, 24 का बी है, और 20 जो है आपके पास 5 का सी है। करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास ईच वेक्टर यू। अब कोई भी वेक्टर यू है, यू एक्स वाई सिमिलर टू डायमेंशन कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज, वो कहते हैं कि इनको हम, इन वेक्टर्स को हम आई जे के फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ये एक्स जो होता है उसके साथ आई वेक्टर आता है प्लस वाई के साथ जे वेक्टर। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपके पास ए, 26 का जो सॉरी, यहाँ पे ये वाला एक्स आई प्लस वाई जे आएगा। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ना ऑप्शन डी, ये आपकी नॉर्म के लिए है, लेकिन यहाँ पे नॉर्म का नहीं पूछा। तो इसलिए 26 का जो ऑप्शन आपने लिखना है ना, कि हर वेक्टर्स को हम यूनिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि आपके मॉडल के ऊपर उन्होंने डी दिया हुआ है, तो वो रॉन्ग है। नॉर्म अगर पूछेगा तो नॉर्म के लिए आप यू लिख सकते हैं, नॉर्म के लिए ये वाली वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखें, द यूनिट वेक्टर v। अब v यूनिट वेक्टर, v वेक्टर पहले आता है, फिर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। तो इसका ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट होगा, 27 का। नेक्स्ट देखें, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश ऑफ द थर्ड साइड। अब कोई भी अगर ट्राइंगल आप लोग लो, मैं इधर ट्राइंगल ड्रा करती हूँ। ठीक है, अब मैं इन दो लाइनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो ये देखो, ये इसके पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल है ना ये वाली थर्ड के। अगर मैं इन दो को लूं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो ये इस थर्ड के पैरेलल है। और अगर मैं इनको करूं तो ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब है थर्ड साइड के वो जो दूसरी दो लाइनों को आप ज्वाइन करो तो उसके पैरेलल होती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 28 का। नेक्स्ट देखें, द वेक्टर्स, ये तो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये आर डैश वेक्टर। आप बता सकते हैं कि ये कैसे हम, ये कौन से वेक्टर बन रहे हैं आपके पास। अगर हम यू वेक्टर है आपके पास, क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, अब इसमें से मेरे पास -3 कॉमन अगर मैं निकाल लूं, वी वेक्टर में से -3 कॉमन निकालूं, तो अंदर मेरे पास क्या आता है, 2i प्लस 3j प्लस के, यही बनता है ना आपके पास। जब मैं इसमें से कॉमन निकालूं, ये -3 और यहाँ पे ये वाला बन जाता है यू वेक्टर, क्योंकि ये वाला सारे का सारा यू वेक्टर है। अब ये -3 कोई स्केलर क्वांटिटी है। जब भी किसी वेक्टर के साथ स्केलर टाइम मल्टीपल आ जाए तो वो पैरेलल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 29 का ए होगा। क्लियर है यहां तक? जी मैम क्लियर है। अब 30 देखें, फॉर द टू वेक्टर्स यू एंड वी इन प्लेन और स्पेस विच वन इज ट्रू। वो कहते हैं दो वेक्टर्स हों प्लेन के अंदर तो कौन सी चीज ट्रू होगी। अब देखो, दो वेक्टर चाहे उसको लेफ्ट या राइट दोनों से ऐड करो तो उसका आंसर सेम रहेगा, तो ये वाला भी ट्रू होगा। अगर आप एसोसिएटिव लॉ यूज करो, दो को ऐड करके फिर थर्ड को करो, या लास्ट से दो ऐड करके फर्स्ट में करो, तो फिर भी ट्रू होगा। और अगर किसी वेक्टर के अंदर जीरो ऐड कर दें, तो जीरो का मतलब नथिंग होता है, तो आपका सेम वही इट्स वेक्टर इट सेल्फ आएगा, तो ये वाला भी ट्रू होगा। तो तीनों ही वैल्यूज ट्रू आएंगी, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, फॉर द टू वेक्टर यू एंड वी इन द प्लेन और स्पेस विच वन इज ट्रू। अब देखें, दो वेक्टर्स को माइनस करें तो जीरो आता है ऑब्वियसली। अब अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाले वेक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले से, तो ये भी ठीक है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वी वेक्टर अलग हो गया, दो स्केलर आपस में मिल गए हैं, तो ये भी ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट दो गिवन है, और इन पॉइंट्स का आपस में हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्पेस के अंदर हम यहाँ पे सॉरी P1 और P2 दिया हुआ है, 32 में हमने सिर्फ लिखना है इसको। ठीक है, तो इसको दो वेक्टर्स को लिखने का क्या मेथड होता है, P2 वाले देखें आपने पी क्यू जैसे लिखते होते थे आप लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ऐसे लिखते थे ना। सेम आपने यहाँ पे भी पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यहाँ पे P2 के लिखने हैं। ठीक है, P2 माइनस P1 ऐसे करके लिखने हैं। तो P2 के आपके पास पॉइंट्स हैं, एक्स वाले कंपोनेंट है तो एक्स वाले में लिखना होता है, और वाई यहाँ पे आई, और फिर y2 माइनस y1 j। सिमिलरली हमने Z2 माइनस Z1 के, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखें, अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरम्यान में डिस्टेंस कैसे लिखना है। तो डिस्टेंस के लिए आपको ऐसे फार्मूला पता होना चाहिए, चाहे x1 माइनस x2 का स्केयर लिख लो या x2 माइनस x1 का स्केयर लिख लो, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो B और C दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लिखना आता है ना आपको। आगे है द एंगल अल्फा बीटा गैमा विच आर नॉन जीरो वेक्टर आर मेक्स विद एक्स एक्सिस जी एक्सिस एक्स एक्सिस एंड जी वाई एक्सिस जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड। अब ये वाले जो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाले जो एंगल है ना, अल्फा बीटा गैमा जो भी हैं इनके, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन को साइन कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल या इंक्लिनेशन कहते हैं। तो 34 में आप कहते हैं डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गैमा को। और जो अल्फा बीटा गैमा होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो आपकी 0 to पाई के दरमियान में आती है। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, यानी अल्फा भी आपका 0 और पाई के दरमियान में आएगा, बीटा भी आपका 0 और पाई के दरमियान में, और गैमा भी आपका 0 और पाई के पाई या 0 और पाई भी आ सकता है और उनके दरमियान भी आ सकता है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 देखें, आपके पास ये वेक्टर दिया गया है u। ठीक है, अब 3 to 1 जो है, ये 3 to 1, ये समझ, मैंने आपको क्लास में भी आपको बताया था। ये जो होते हैं आई जे कंपोनेंट जो इसके कोफिशिएंट ना 3 to 1, इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो या नन ऑफ दीज। यहाँ पे 1 है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। अब जो अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर आर देन कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा कॉज ऑफ गैमा आर कार्ड, ये जो होते हैं ये डायरेक्शन को साइन होते हैं। ठीक है, कॉज है इनके साथ, 37 का ए आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि अगर डायरेक्शन को साइन का सम ऑफ स्केयर लें तो उसका आंसर हमेशा इक्वल टू 1 आता है। 38 का जो ऑप्शन है आपके पास करेक्ट वो सी है। इनका सम ऑफ स्केयर लेना डायरेक्शन को साइन का, उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट है द एंगल्स अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल कब कहलाए जाएंगे, आपने क्या करना होता है, उनका सम लेके उनका स्केयर लेना होता है, स्केयर लेके सॉरी सम लेना होता है, और अगर उसका आंसर 1 के इक्वल आ जाए तो आपने कहना है कि ये जो है वो डायरेक्शन एंगल है। ठीक है, तो आपके पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा 39 का। नेक्स्ट देखें, अब ये देखें जरा, गौर करें। हमारे पास ये दिए हुए हैं, हमने चेक करना है कि कौन सा डायरेक्शन एंगल्स हैं, इनका हमने सम ऑफ स्केयर लेना है। कॉस स्केयर अल्फा बीटा गैमा, जिस पे आंसर हमारा 1 आएगा ना, कॉस स्केयर 45 प्लस कॉस स्केयर 45 प्लस कॉस स्केयर 60, इसका अगर आंसर 1 आ गया तो हमने कहना है कि ये वाला जो है वो डायरेक्शन एंगल है। अब इसको करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो 2 + 2 + 1, तो ये इसका आंसर 1 की इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा आपके पास। जब इसको करेंगे तो cos 30 जो होता है वो √3/2 का स्केयर, और 45 जो होता है 1/√2 का स्केयर, और cos 60 जो होता है वो 1/2 का स्केयर। इसको जब हम करेंगे तो 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो 3 + 2 + 1 7/4, तो ये वाला भी नहीं होगा आपके पास। जब इसको करेंगे, यहां पे देखें, cos 45 1/√2 उसका स्केयर, फिर cos 60 1/2 का स्केयर, फिर 1/2 का स्केयर। अब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4 2 + 1 + 1, तो 4/4 आंसर आ गया 1। तो इसका ऑप्शन जो है वो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन जो है एंगल है, इन दोनों पे आपका ऑप्शन 1 के इक्वल नहीं आया था। क्लियर है यहां तक। ये आज आपने 40 MCQs जो यस है ना मैम। ये करने हैं, और इसके साथ जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे फिर।
इसमें कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा हिफ्जा, ये अटेंडेंस बच्चे ले लें इनकी, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 6 बच्चों का, बाकी क्लास नहीं ज्वाइन कर रही। जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है।